हेलो। मैं डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर 67/70 भूसा टोली रोड, बर्तन बाजार, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत से बोल रहा हूँ और आप सबसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको इंटीग्रेटेड होमोस्टैटिक सीरीज में पार्ट 2 में ये बताने का प्रयास करूंगा कि इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट के बारे में ये आइडिया जनरेशन आया कहाँ से और किस तरह से मस्तिष्क में ये विचार आया कि इंटीग्रेशन जो जर्मन अस्पताल में डॉक्टर सीमरमान के अंतर्गत मैंने अध्ययन किया है उसका किस प्रकार से यहाँ भारत आकर के मैं उसका उपयोग कर सकता हूँ। 1973 में जब मैं पश्चिम जर्मनी, उस समय पश्चिम जर्मनी था और जर्मनी पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुआ था, मैं उस समय गया हुआ था क्रांकेनहाउस für नाटूर हाइल बाइसन म्यूनखेन में पढ़ाई करने के लिए, और ये मेरा पासपोर्ट नंबर है और उस समय मेरी शक्ल इस तरह की थी, फोटो आपके सामने है। और यहाँ क्रांकेनहाउस für नाटूर हाइल वाइसन में इस बिल्डिंग में मेरी पढ़ाई हुई इंटीग्रेटेड होम्योपैथी के एडवांस लेवल की, और यहीं रह करके मैं पढ़ा और पढ़ने के बाद फिर मुझे ये यहाँ आकर के पता लगा कि एलोपैथी, होम्योपैथी, फाइटोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी और फिजियोथेरेपी, नेचर क्योर मेथड्स के अलावा जो डॉक्टर सीमरमान ने बहुत काम किया इस क्षेत्र में इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट के लिए। उस समय ये शेफार्ड से थे डॉक्टर वाल्टर सीमरमान, और उन्होंने एक किताब लिखी थी इसी को लेकर के, होम्योपैथी के साथ में जो इंटीग्रेशन किया था उन्होंने इसका एक किताब लिखी थी। 1977 में जब वो इंडिया आए हुए थे विज्ञान भवन में अपनी पत्नी के साथ में, तो ये मेरे चित्र हैं उनके साथ में। और अफसोस की बात यह है कि वो अब यहाँ नहीं है, और जर्मन डॉक्टरों के साथ काम करते करते मेरी आदत ठीक उसी तरह की हो गई जैसे कि वहाँ वो प्रैक्टिस करते थे, और जिस तरह का एप्टीट्यूड उनके ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट में था वो बहुत ही यूनिक स्टाइल का था, और ऐसा मुझे आज तक भारत में तो कम से कम किसी भी जगह पर नहीं दिखाई पड़ा कि उस तरीके की शिद्दत के साथ में कोई व्यवहार करे। बहरहाल यहाँ आकर के मैंने उसका एक छोटा रूप प्रदान करने की कोशिश की, और एक छोटा सा उसका स्वरूप, एक सिंगल यूनिट मैंने ये प्रयास किया कि अपनी पैथोलॉजी लैब हो, अपना एक चाहे एक बेड का ही हॉस्पिटल हो, और वहाँ पे सारी उसी तरह की सुविधाएं हो जो मैंने जर्मन अस्पताल में ग्रहण की थी। तो पूरा डायग्नोसिस की जो उस समय मशीनें हो सकती थी या डिवाइसेस हो सकती थी या इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते थे, उनका पता करके जहाँ से भी मिल सकती थी वो मैंने इकट्ठा करना शुरू किया। अपनी एक खुद की पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की एक लेबोरेटरी स्थापित की। उस समय बहुत ही थोड़े संख्या में रक्त के परीक्षण होते थे, जिनमें मुख्य 4 थे, और वो था हीमोग्लोबिन परसेंटेज, ईएसआर और टीएलसी और डीएलसी। 4 प्रकार के टेस्ट 55 वर्ष पहले, 50 साल पहले हुआ करते थे, और कुछ माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होते थे जो मलेरिया पैरासाइट को ज्ञात करने के लिए था।
टाइफाइड का टेस्ट हुआ करता था, उस समय नया नया आया था। तो कुल मिला करके गिनती में यही थे। और यूरिन का टेस्ट रूटीन और माइक्रोस्कोपिक हुआ करता था। सेंट्रीफ्यूज करके उसको करते थे, तो सेंट्रीफ्यूजल मशीन भी थी और हैंड ऑपरेटेड थी, उस समय वही मिलती भी थी। तो इस प्रकार से जो कुल मिला करके एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, नेचर क्योर, एक्यूपंक्चर और जो भी दूसरी चिकित्सा पद्धतियां शामिल करने का प्रयास किया, उद्देश्य यही था कि जो भी मरीज आवे, चिकित्सा कार्य के लिए आवे, वो पूर्ण रूप से 100% उसका शरीर का इलाज हो। उस समय आजकल की तरह ये नर्सिंग होम नहीं थे। नर्सिंग होम तो अभी 30 वर्ष पहले आए हैं। बम्बई में जरूर नर्सिंग होम थे। और 80, 81, 82 में जब मैं वहाँ पढ़ने के लिए गया था इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च में, तो मुंबई में, बॉम्बे उस समय था, तो इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च में बॉम्बे में मैंने देखा जा करके कि वहाँ वहाँ ये कल्चर शुरू हुई थी, बहुत पहले से थी ये नर्सिंग होम की वहाँ व्यवस्था थी। तो ये कॉन्सेप्ट बाद में पूरे देश में फैल गया और लोगों को ये समझ में आया कि ये एक अच्छा बिजनेस है। लेकिन इससे पहले जो भी उत्तर प्रदेश राज्य में इस तरह का नहीं था। तो सारा काम जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर होते थे वो यही अपने दवाखाने में ही व्यवस्था करते थे या मरीज के घर में ही जा करके उसको देखते थे और जो भी उपचार देने का प्रयास होता था वो सब करते थे। इमरजेंसी कंडीशन में भी यही हाल था। लोग कहाँ जाते, सरकारी अस्पताल छोड़ करके, तो सरकारी अस्पतालों में कोई जाना पसंद नहीं करता था। इसलिए मुझे याद है कि हम लोग मरीजों के घर में जाते थे, वहाँ ऑक्सीजन लगाना हुआ या और कोई काम करना हुआ वो सब करते थे। तो इस प्रकार से जो इंटीग्रेशन था चिकित्सा कार्य का, वो बड़े ही विस्तृत ढंग से और निदान के दृष्टिकोण से, चिकित्सा कार्य के दृष्टिकोण से और उसके मैनेजमेंट के दृष्टिकोण को देख करके ही सारा का सारा तय किया जाता था। ये सबको पता था कि किसी भी एक चिकित्सा विधि में किसी भी रोग के या सारे रोगों का इलाज संभव नहीं है। और उस समय की पीढ़ी ये समझती थी, जानती भी थी। और आयुर्वेद, होम्योपैथी का उस समय विकास चरम पर था और लोग अधिक से अधिक आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाओं पर आश्रित थे, क्योंकि एलोपैथी में उन दिनों बहुत सी ऐसी तकलीफें थी जिनका कोई इलाज नहीं था। जैसे कि छोटी चेचक, बड़ी चेचक या मीजल्स का कोई भी रोगी होता था तो एलोपैथी के डॉक्टर कहते थे कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये अपने आप 8, 10, 15 दिन में ठीक हो जाएगी और इसमें कोई, एलोपैथी में कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है। तो मरता क्या न करता, लोगों के सामने समस्या ये होती थी कि फिर करें क्या, क्योंकि लोगों को तो तकलीफ होती थी। तो वो आयुर्वेदिक डॉक्टरों के पास आते थे या होम्योपैथिक डॉक्टरों के पास आते थे। और चूंकि इन बीमारियों का इलाज इन दोनों चिकित्सा विधियों में था या है, तो लोग दवा लेते थे और ठीक भी होते थे, सुरक्षित भी रहते थे। टाइफाइड में मुझे याद है कि केवल एंटीबायोटिक दवाइयाँ 2 थीं, जो क्लोरमफेनिकॉल और टेट्रासाइक्लिन का ही
मुझे याद है। उसके अलावा कुछ सल्फा ग्रुप की दवाइयाँ थी, बड़ी हल्की फुल्की। आजकल तो ये सब देखने को भी नहीं मिलती हैं, और न कोई डॉक्टर इनका इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये सब बीमारियां ही अब नजर नहीं आती हैं। पहले तो आज से 50 साल पहले ये सब देखने में आया भी करती थी। अब तो ये सब औषधियां भी नहीं आती हैं। तो उस समय का ये बड़ा हाल रहा है। इसको मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ मैं इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ, इंटीग्रेटेड डायग्नोसिस की बात कर रहा हूँ, और इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। तो ये आइडिया जनरेशन वहीं से हुआ। और इसमें जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये एलोपैथिक दवाइयों के साथ में वो आयुर्वेद और यूनानी दवाइयों का भी मिलान कर दिया गया था। उनके यहाँ जर्मनी में एलोपैथी और होम्योपैथी तथा फाइटोथेरेपी के अलावा दूसरा कोई चिकित्सा विज्ञान था नहीं। आयुर्वेद को वो जानते नहीं थे। हालांकि मैं अपने साथ में आयुर्वेद की बहुत सी दवाइयाँ ले करके गया था अपने खुद के उपयोग के लिए, और होम्योपैथी की भी दवाइयाँ थी, एलोपैथी की भी दवाइयाँ थी, जो मैं अपने साथ में ले गया था कि अगर ज़रूरत पड़े तो उनका इस्तेमाल करें। मैंने उनको आयुर्वेद के चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण और हिंगवाष्टक चूर्ण साथ में ले गया था, और रसौषधियाँ भी थी, गूगल भी था, महायोगराज गूगल, और रसौषधियों में आरोग्य वर्धिनी भट्टी। मैंने उनको दिखाया और बताया कि ये इन बीमारियों में काम आती हैं। तो जर्मन डॉक्टरों को कुछ समझ में ही नहीं आया। वो इसको सूंघते थे, देखते थे, दबा करके जो है उसको देखते थे, और जरा सा जो है एक टुकड़ा ले करके वो जबान में रखकर उसको स्वाद लेते थे। तो उनको बड़ा अजीब सा लगता था कि ये पता नहीं काले काले रंग की है, पता नहीं क्या ये चरस की गोली है या हशीश की गोली है या कोई गांजे का मिश्रण है। तो उनके दिमाग में ये सब चीजें आ गई। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, ये दवाइयाँ हैं और ये हर्ब से मिला करके बनाई गई है। उनको प्रोसीजर भी बताया और उनके सामने खा करके भी बताया कि ये मैं जैसा महायोगराज गूगल था तो उसकी एक गोली जो वो शरीर के दर्द के लिए मैं खाता था। तो एक गोली मैंने उनके सामने खाई और खा करके दिखाया कि ये आयुर्वेदिक दवाई है जो जोड़ों के दर्द में काम आती है। उनका ये मानना था कि ये जो जॉइंट्स पेन है या आर्थराइटिस है ये कभी ठीक नहीं होती और ये हमेशा बढ़ती रहती है। तो मैंने उनको समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो पूरा एक इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। दुर्भाग्य की बात ये रही कि उनको आयुर्वेद के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और उस समय तो हाल ये था कि वो कोई जानता भी नहीं था कि आयुर्वेद या यूनानी चिकित्सा विज्ञान कोई बहुत विकसित चिकित्सा विज्ञान है और उसकी कोई फिलॉसफी है। तो ये सब चीजें थी, अक्सर बात हुआ करती थी। और जो कभी फुर्सत में बैठते थे तो वहाँ के लोगों के साथ में या जो मरीज होते थे उनको बताते थे कि आपको जो ये नी ज्वाइंट का दर्द है इसमें ये स्टेरॉइड का इंजेक्शन चारों तरफ जो घुटने में लगाते हैं आगे पीछे, आपको तकलीफ नहीं होती, दर्द नहीं होता। तो वो यही कहते थे कि अब क्या करें, अब जो डॉक्टर कर रहा है वो तो करना पड़ेगा। जबकि हमारे यहाँ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और पंचकर्म से या मालिश करके या आयुर्वेदिक तेल का इस्तेमाल करके ये तकलीफें धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। लेकिन उनके यहाँ ये देखा कि
ये तकलीफें ठीक तो नहीं होती और ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं। और मुझे तो याद है कि कोई ऐसा मरीज मुझे नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मेरे घुटनों में, दोनों घुटनों में दर्द रहा है और वो बिल्कुल ठीक हो चुका हो। ऐसा तो मुझे नहीं लगा। हाँ, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट से जरूर उनको फायदा हुआ और वो एलोपैथिक होम्योपैथिक दवाइयाँ ये इस्तेमाल करके उनको राहत पहुंचाने का कार्य करते थे। बहरहाल जब मैं यहाँ आया तो मैंने अपनी पूरी व्यवस्था की, सारी डिवाइसेस जो भी डायग्नोसिस की हो सकती थी उनका इंतजाम किया, फिजियोथेरेपी की मशीनें जो भी अवेलेबल थी उस समय उनका इस्तेमाल किया, पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में काम आने वाली जितने भी माइक्रोस्कोप, केमिकल्स और दूसरे जो सामानों की आवश्यकता थी उसका इंतजाम किया और मरीजों के ठीक उसी तरह का व्यवहार करने का और जो भी सामान, साजो सामान की आवश्यकता थी उनका इंतजाम किया। और इस प्रकार से एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मशीन का भी इंतजाम किया और इस प्रकार से एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, नेचर क्योर, योगा, फिजियोथेरेपी, एक्यूपंक्चर और जो भी अन्य दूसरी चिकित्सा पद्धतियां हो सकती थी उनका सबका एक साथ मिलान करके चिकित्सा कार्य हर मरीज का इसी दृष्टिकोण से करते रहे, क्योंकि मेरा यही मानना था कि सभी चिकित्सा विधियों का यही उद्देश्य है कि मरीज की बीमारी को किस तरह से समाप्त किया जाए और कैसे इलाज किया जाए।